हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विद एन के पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं जो है यहाँ पर क्लास दूंगा जिसमें मैं आज आपको कराऊंगा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा, लेकिन इसमें क्या है, आपको कुछ नए पॉइंट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में यहाँ पे विभाजित किया गया था। और वो कौन कौन से थे? वो हमारे पास वो काल जो थे, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी बोलते हैं। फिर हमारे पास नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। तो इनके बारे में मैं आपको कुछ थोड़े थोड़े से पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको इन्हें समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो हमारे पास जो है प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल का क्या था इसमें कि इसमें क्या थे, इसमें 3 हमारे पास क्या, कितने पॉइंट मिलते हैं इसमें? हमारे पास 3 पॉइंट मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में कितने पॉइंट मिलेंगे हमारे पास? प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको भी बताया। तो प्रागैतिहासिक काल को हम किस 3 नामों में से जानते हैं? नंबर 1 पूरा पाषाण काल, जिसको हम अज्ञात काल के नाम से भी जानते हैं। पूरा पाषाण काल को हम अज्ञात काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर हमारे पास नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल, तो प्रागैतिहासिक काल में या पाषाण काल में हमारे पास कौन सा है? पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो समय है, तो इसका जो समय माना गया लगभग 8000 ईसा पूर्व भी माना गया। कितना माना गया? 8000 ईसा पूर्व। मतलब क्या था यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये हमारा इधर क्या था, इधर ईसा मसीह का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? यहाँ पे 0 ईस्वी में, इधर और इधर। ठीक है, तो इधर क्या है, इधर प्लस पॉइंट रहेंगे, इधर हमारे माइनस पॉइंट रहेंगे। तो इससे ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर 1ली शताब्दी में माना जाता है। किस शताब्दी में माना गया? 1ली शताब्दी में ईसा मसीह का जन्म माना गया। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम किस में डिनोट करते हैं? ईसा पूर्व में, मतलब ईसवी पूर्व में, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और उसके बाद के जो समय को हम ईसवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे वैसे तो समझिएगा होंगे इसमें कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले होगा उसे हम ईसा पूर्व बोलेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद होगा तो हम उसको ईसवी बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे क्या था, 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। प्रागैतिहासिक काल हमारे पास यहाँ पर क्या था? प्रागैतिहासिक काल में इस काल को क्या माना जाता है? ऐसा काल जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। इस काल में हमारे पास क्या थे? लिखित जो साक्ष्य थे, लिखित साक्ष्य वो हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। तो लिखित साक्ष्य इस काल में माने नहीं जाते, यहाँ से उपलब्ध ही नहीं हुए। ठीक है, और इस काल में क्या था? प्रागैतिहासिक काल जो था, प्रागैतिहासिक खोज का जो इतिहास था, वो सर्वप्रथम किन्होंने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था, कब किया था? 1863 में। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कब किया था? ये 1863 में किया था। ये कहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, जब ये 1863 में किया, इन्होंने क्या किया था सर्वप्रथम कि एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या किया था? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मतलब जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? वो भी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही की थी। ये किस स्थान पर की थी? पल्लावरम, तमिलनाडु। तो पल्लावरम तमिलनाडु में की थी। और जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, प्रागैतिहासिक काल के समय जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक मूलतः, जैसे कि बोलते हैं मूलतः आपका जो काम है, काम क्या पैसा है काम में, इस तरीके से। तो इनके जो मूलतः जो ये एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, ये मूलतः थे। पर्सन आपके पास यहाँ से ये आ जाएंगे
कि रॉबर्ट ब्रूसफुट मूलतः क्या थे, तो वो क्या थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है, तो हमारे पास जो पर्सन है काफ़ी अच्छे तरीके से आप इन पर्सनों को समझिएगा और अपनी नोटबुक में जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ज़्यादा मैं आपको अपने ओरली समझाने में ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ओरली भी जितना मैं यहाँ से बोलूँगा उसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। फिर हमारे पास क्या था, जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे यहाँ पे भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक, भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भी किसे माना गया, प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भी रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना गया और इनका समयकाल 1863 में माना गया। जो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट थे ये 1863 में आए थे। ठीक है, फिर भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे, कौन थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे। इनका जो समय काल है वो 1861 ईस्वी में माना गया। तो 1861 ईस्वी में माना गया है। ये क्या था कि जो हमारे पास ये प्रागैतिहासिक कालीन जितने भी काल हैं हमारे पास ये 1861 में आए और रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में आए। इन्हीं के समय में इनकी क्या हुई, इनके समय में इनकी खुदाई हुई। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, खुदाई, कुछ वहाँ से अवशेष मिले इनको, तो उन्हीं आधार पर ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या था, जो पर्सन ये आया कि पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक, पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे, लॉर्ड कैनिंग पुरातत्व विभाग के जो जनक थे, या हम जिनको महानिदेशक बोलते हैं पुरातत्व विभाग के जनक बोल दो, तो क्यों कौन थे वहाँ पर, लॉर्ड कैनिंग। तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे और पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक, पर्सन को ध्यान से समझिएगा कि पुरातत्व विभाग के जनक, पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, और पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक, तो प्रथम महानिदेशक कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग हुए। ठीक है, तो आपको पर्सन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको पॉइंट में इसी में बता रहा हूँ, वो भी प्रागैतिहासिक काल में या पाषाण काल में, कि वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है, किससे संबंधित है, वो हमारे पास संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। तो पुरातत्व विभाग जो है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किससे संबंधित है, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। इसका क्या था, 2011 में इसको 150 वर्ष पूरे हो गए थे। कितने वर्ष पूरे हो गए थे, 2011 में इसके 150 वर्ष भी पूरे हो गए थे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास इसी में आएगा कि पुरातत्वविद थॉमसन ने, पुरातत्वविद क्या थे, पुरातत्वविद थे हमारे पास, पुरातत्वविद ही थे थॉमसन, जिनका नाम क्या था, थॉमसन ने कोपनहेगन संग्रहालय, तो पर्सन आपके पास यहाँ से आया कि कोपनहेगन संग्रहालय कहाँ पर स्थित, तो कोपनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में स्थित था। तो कहाँ पर स्थित है, कोपनहेगन संग्रहालय डेनमार्क। तो कोपनहेगन संग्रहालय कहाँ पर था, डेनमार्क की कुछ वस्तुओं के आधार पर इन्होंने क्या किया था, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया था। तो पर्सन आपके पास ये आ जाएगी कि कोपनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में किसने विभाजित किया था या किसने बांटा था, तो किसने बांटा था, पुरातत्वविद थॉमसन ने। तो किसने बांटा था, पुरातत्वविद थॉमसन ने बांटा था। और इसके बाद हमारे पास क्या थे, और वो जो 3 काल थे या पुरातत्वविद को 3 आधार में बांटा था, वो कौन कौन से थे हमारे पास, नंबर 1 पाषाण काल, और नंबर 2 कांस्य युग, नंबर 3 लौह युग। तो कौन कौन से काल हुए, नंबर 1 पाषाण काल, नंबर 2 लौह युग, और नंबर 3 हमारे पास क्या था, नंबर 3 था हमारे पास कांस्य युग। तो 3 मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल को कोपनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर किन्होंने विभाजित किया था, तो किन्होंने विभाजित किया था, पुरातत्वविद थॉमसन ने किया था, पाषाण काल से, कांस्य युग से और लौह युग से। ठीक है, और फिर पाषाण काल को भी इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। तो पाषाण काल को भी इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया। क्योंकि देखो अभी मैं प्रागैतिहासिक काल पढ़ा रहा था, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या कहा गया है, पाषाण काल। तो पाषाण काल को
3 भागों में विभाजित कर किसने किया यहाँ पर, थॉमसन ने किया है। और पाषाण काल को ही अन्य प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये जो प्रश्न है इस टॉपिक पर देखे मैंने इतना लंबा जो बनाया है, कोई और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इसके जो इफेक्ट है वही आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमारे जो यूपीएससी है, इसी तरीके से हमारे पास प्रश्न आते हैं कि प्रागैतिहासिक काल पर टिप्पणी लिखिए या पाषाण काल पर टिप्पणी लिखिए। और जो इसी यही टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको देखिए इतना बता चुका हूँ, तो आप इसको अभी देखते रहिए क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हमारे पास रहेंगे। ठीक है, तो पाषाण काल को अन्य कितने भागों में बांटा गया था, पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया था। फिर इनके बारे में मैं आपको बताऊं, पूरा पाषाण काल के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो पूरा पाषाण काल जो था हमारे पास, इसको हम क्या, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। तो कौन कौन से थे वो, नंबर 1 पूर्व या निम्न, पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल। नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल, नंबर 2 है हमारे पास मध्य पूरा पाषाण काल। नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, तो उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इसका जो समय है, किसका समय, पूरा पाषाण काल का, जो पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है, इसका जो समय है वो माना गया है लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें क्या था, इसका जो समय काल मैंने आपको कहा 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें क्या लक्षण कि पूरा पाषाण काल के जो लक्षण थे, इस पूरा पाषाण काल में हमें आखेटक या शिकारी इसमें इस समय क्या था कि लोग बाग उस समय शिकार पर ही निर्भर रहते थे। जो भी वहाँ पर थे उस समय क्या पर, यहाँ पे जो लक्षण हमें देखने को मिले हैं, नंबर 1 शिकारी, फिर हमारे पास क्या था, शिकारी के बाद यहाँ पर खाद्य संग्राहक था, मतलब वो खाने को जोड़कर भी रखते थे, खाने को क्या करते थे, वो जोड़कर भी रखते थे। ठीक है, तो खाद्य संग्राहक भी वहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और पशुपालन का उस समय बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, पशुपालन का ज्ञान नहीं था पूरा पाषाण काल में। अब देखिए इसी का टॉपिक चल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे पास यूपीएससी में ऐसे तो नहीं है कि वो बहुत छोटा सा पॉइंट देगा, हमें वहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी पॉइंट बनाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या था, इसी काल में मतलब पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान था किंतु उपयोग का ज्ञान नहीं था। तो पूरा पाषाण काल में, किस काल में आग का ज्ञान नहीं, आग का ज्ञान था, आग जलाने का इनको ज्ञान था, लेकिन उसका उपयोग कैसे होता वो ज्ञान इनको नहीं था। और यहाँ से जो हमें औजार मिले हैं, औजार हमें यहाँ से जैसे कि स्फटिक, मतलब यहाँ से कुछ पत्थर, उनको क्या दिया, नाम दिया गया है, उनको स्फटिक या क्वार्टर जाइट, स्फटिक या क्वार्टर जाइट जैसी चीज़ें कहाँ से मिली है, वो भी पूरा पाषाण काल से मिली हैं। सल्क या ब्लेड, जिनको हम सल्क ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, तो सल्क ब्लेड जैसे औजार मिले हैं। फिर हमारे पास पूरा पाषाण काल के समय में ही हमें क्या मिले, हैंड एक्स उपकरण भी हमें कहाँ से मिले हैं, हैंड एक्स उपकरण भी हमें पूरा पाषाण काल से ही मिले हैं। जैसे कि हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, गंडासा आदि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिले हैं, पूरा पाषाण काल से मिले। और ये जो हैंड एक्स उपकरण है हमें मद्रास से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मद्रास से प्राप्त हुए हैं, जिसका आज वर्तमान में क्या नाम है, चेन्नई। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा जो स्थल है, जो पूरा पाषाण काल का जो स्थल माना गया है, जहाँ पर खोज की गई। तो यहाँ पे क्या है, रोबर्ट ब्रूस फुट के मित्र थे किंग। क्या नाम था उनका, किंग। तो रोबर्ट ब्रूस फुट के मित्र थे किंग। उन्होंने क्या हुआ था, अतिरपक्कम जो एक स्थान है, ये तमिलनाडु में स्थित है, और हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित है, जो नर्मदा घाटी पर स्थित है। और मानव खोपड़ी के, किसके, मानव खोपड़ी के एवं कंकाल का पहला साक्ष्य, मानव खोपड़ी और कंकाल का पहला साक्ष्य कहाँ से देखने को मिला, हथनोरा मध्य प्रदेश से देखने को मिला है। तो कहाँ से देखने को मिला है,
हथनोरा मध्य प्रदेश से देखने को मिला है। और फिर भीमबेटका की गुफाएं थी वहाँ पे, क्या थी, भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाएं भी वहीं पर स्थित है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, वो भी नर्मदा घाटी पर ही स्थित है। यहाँ से क्या है कि जो भीमबेटका की गुफाएं थी इनमें क्या हमें चित्रकारी का प्राचीन साक्ष्य मिला है। तो जो चित्रकारी थी, चित्रकारी का प्राचीन साक्ष्य मिला है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, चित्रकारी भी हमें 3 काल में देखने को मिली है। कितने काल में देखने को मिली, 3 काल में देखने को मिली है, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो चित्रकारी है वो हमें तीनों काल की वहाँ पर देखने को मिली है भीमबेटका की गुफाओं में। और इन जो चित्रकारी को आज के समय में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में इन जो चित्रकारी हैं इनको क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है। ठीक है, और हमारे पास मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है। वहाँ से हमें क्या मिला है, वहाँ से हमें भी कुछ औजार मिले हैं। किस किस काल के, पुरापाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नवपाषाण काल के। तो हमें वहाँ से भी कुछ औजार मिले हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, मातृ देवी की प्रतिमा, अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, बेलन नदी घाटी। कहाँ से मिली है, बेलन नदी घाटी मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से मिली है। तो बेलन नदी घाटी मिर्ज़ापुर से मिली है। फिर इसके बाद मैं आपको कराऊंगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल क्या था, मध्य पाषाण काल में हमारे पास क्या है, जैसे कुछ इसमें इस काल की खोज जो है 1867 में है। किसने, 1867 में मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो था 1867 में एक विद्वान थे C.L. कार्लाइल। कौन थे, C.L. कार्लाइल। तो C.L. कार्लाइल जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो C.L. कार्लाइल ने 1867 में, जिसको हम मेसोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, जो इसका समय काल है, इसमें क्या है, कुछ कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। यहाँ पे क्या दिया गया, मध्य पाषाण काल में 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व, और एक समय जो है वो माना गया है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। तो देखिए अलग अलग मत है, वो हमारे ऑप्शन बेस भी वहाँ पर रहते हैं। तो लेकिन हमारे पास इतना छोटा करके पॉइंट नहीं होता है इसमें कोई भी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हमें तो वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसका क्या था हमारे पास मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल जो था इसमें जो हमें लक्षण देखने को मिले, यहाँ से हमें पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत किस काल से हुई है, पशुपालन की शुरुआत भी मध्य पाषाण काल से हुई है। और पहला जो पालतू पशु पाला गया था वो था हमारे पास कुत्ता। तो कुत्ता जो था पहला पालतू पशु माना गया है। फिर हमारे पास यहाँ से औजार, औजार कौन से मिले हैं हमारे पास, यहाँ पर औजार जो है हमारे पास यहाँ पर माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक औजार भी मिले हैं। तो माइक्रोलिथिक औजार भी मिले हैं। माइक्रोलिथिक क्या, बहुत ही सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे, बहुत ही सूक्ष्म पाषाण उपकरण, जिनको हम बोलते हैं सूक्ष्म पाषाण उपकरण बोलते हैं इनको हम। ठीक है, तो माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण उपकरण होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें क्या था, स्थल, स्थल के बारे में मैं आपको बताऊं कि बागोर, बागोर राजस्थान में स्थित है। बागोर कहाँ पर है, बागोर राजस्थान में स्थित है। तो बागोर तो हमारे पास राजस्थान में है। और आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पर है, आदमगढ़ भी हमारे पास मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। यहाँ से हमें क्या हुआ है, 5000 ईसा पूर्व में, 5000 ईसा पूर्व में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। मतलब यहाँ पे हमें 5000 इस समय से भी, मतलब मध्य पाषाण काल के समय से भी 5000 साल पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला है। मतलब खोजों के अनुसार ऐसा माना गया है। और लेखिया, सर्वाधिक मानव कंकाल, सर्वाधिक मानव कंकाल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक मानव कंकाल हमें लेखिया इलाहाबाद, लेखिया, लेखिया, तो लेखिया इलाहाबाद से प्राप्त हुए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक मानव कंकाल में कहाँ से प्राप्त हुए, लेखिया इलाहाबाद से प्राप्त हुए। और फिर चौपानी मांडो, मर्द भांड का प्राचीनतम साक्ष्य, मर्द भांड का, मर्द भांड का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, मर्द भांड का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें
चौपानी मांडो इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। स्थल का जो नाम है, स्थल का नाम है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो स्थल का नाम है और इलाहाबाद से ये प्राप्त हुए। मर्द भांड जो वहाँ मिट्टी के टीकरे होते हैं, मिट्टी के, जैसे आज के समय में हम उनको क्या बोलते हैं, घड़े बोलते हैं जिनको, तो मर्द भांड हमें वहीं से ही प्राप्त हुए। यहाँ पे क्या था, मध्य पाषाण काल में कुछ स्थल हैं, जैसे कि स्थल को कितने थे यहाँ पर, 3 तरह के यहाँ पर स्थल हैं। सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। नंबर 1 कौन सा स्थल है, सराय नाहर राय। ये कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ इन उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ इन उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए, यहाँ से हमें नंबर 1 युद्ध का साक्ष्य, युद्ध का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर 2 पॉइंट आएगा हमारे पास कि 4 नरकंकाल एक साथ पाए गए हैं, 4 नरकंकाल एक साथ पाए गए। मतलब हमें ये भी देखने को मिला कि 4 आदमियों को हमने वहाँ पर, 4 आदमियों को उस समय में एक साथ इकट्ठा भी दफनाया गया है। फिर स्तंभ गर्त, स्तंभ गर्त मतलब खंभों के सहारे भी उनको लगाया गया है। स्तंभ गर्त मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है, इस तरीके से कब्र होते हैं, तो स्तंभ गर्त इस तरीके से भी पाई गई है। फिर हमारे पास नंबर 2 स्थली है महदहा, तो महदहा कहाँ पर है, प्रतापगढ़ इन उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें मर्ग सुरंग के छल्ले, मर्ग सुरंग के छल्ले प्राप्त हुए। क्या प्राप्त है, मर्ग सुरंग के छल्ले और हड्डियों के आभूषण, हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से नंबर 3 स्त्री पुरुष युगल समाधान, स्त्री पुरुष युगल समाधान मतलब स्त्री के साथ पुरुष को दफनाने का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। फिर दमदमा हमारे पास नंबर 3 है लास्ट की दमदमा, तो दमदमा जो है, दमदमा हमारे पास प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ से हमें क्या मिले, 3 नरकंकाल, 3 नरकंकाल एक साथ मिले हैं, एक साथ दफनाए हुए मिले हैं या उनके साक्ष्य मिले हैं। फिर 5 युगल समाधान, 5 युगल समाधान भी हमें वहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। तो ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, लास्ट रहेगा, किसका लास्ट रहेगा, प्रागैतिहासिक काल का ही पॉइंट चल रहा है। देखिए प्रागैतिहासिक काल को कितना ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, प्रागैतिहासिक काल का ही चल रहा है। प्रागैतिहासिक काल के मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट कराए हैं, एक तो ये करा दिया, ये हो गया। अब रहा हमारे पास नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल का जो समय है, तो नवपाषाण काल का जो समय माना गया है, नवपाषाण काल का जो लगभग समय माना गया है, वो कितना माना गया, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक। तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल का समय माना गया है। यहाँ पे जो हमें लक्षण देखने को मिले नवपाषाण काल में, हमें यहाँ पर सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत, कहाँ पर, कृषि की शुरुआत, तो नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत भी देखने को मिली। और आपको मैं बता दूँ यहाँ पे क्या देखो कि नवपाषाण काल यहाँ पे 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक का समय इनका माना गया है। लेकिन यहाँ पे क्या एक ऑप्शन हो रहा था हमारे पास कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व भी माना जाता है। क्योंकि सन तो काफ़ी अलग अलग मत आएंगे, अपने जितने भी विद्वान आएंगे अपने टाइम के अलग अलग मत देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम मत पे इतना ध्यान नहीं देंगे, जो हमें वहाँ पे लक्षण हैं, औजारे, स्थल है, उन पे हम पॉइंट, जो मेन टॉपिक पॉइंट होंगे हम उन पे वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे लक्षण थे, कृषि की शुरुआत हुई, जो पहला था यहाँ पर, पहली जो फसल थी वो जौ की यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है। किसकी प्राप्त हुई है, जौ की। फिर उसके बाद गेहूँ, चावल, मक्का, ऐसी यहाँ पर फसल हुई है। यहाँ से क्या स्थायी जीवन की शुरुआत भी हम इसी काल से मानते हैं। स्थायी जीवन की शुरुआत किस काल से मानते हैं, नवपाषाण काल से मानते हैं। फिर आग के उपयोग की जानकारी, आग के उपयोग की जानकारी, इनको इस काल में क्या हुआ, इनको इस काल में आग के उपयोग की जानकारी भी हो गई। ठीक है, तो आग के जो उपयोग थे, आग के उपयोग की जानकारी भी इनको हो गई। फिर कुंभकारी का ज्ञान, कुंभकारी का ज्ञान, पहिए का आविष्कार करना, मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ अपने आत्मनिर्भर हो गए थे। फिर औजार, औजार जो स्लेट पत्थर के औजार, जैसे कि स्लेट होती है, स्लेट बहुत ही स्लेट जो बहुत ही
मुलायम सा पत्थर होता है, उस पत्थर के औजार बनाने, औजार किस पत्थर के बनाते थे, स्लेट पत्थर के औजार बनाया करते थे। फिर स्थल, जो पूरा नवपाषाण काल है, जो यहाँ से हमें क्या मिला है, जैसे मेहरगढ़, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से हमें क्या हुआ है कि 7000 ईसा पूर्व का कृषि साक्ष्य मिला है। यहाँ से हमें मेहरगढ़ से क्या मिला है, 7000 ईसा पूर्व का, 7000 ईसा पूर्व का कृषि साक्ष्य मिला है। फिर और कृषि इस समय में हमें क्या मिला था, यहाँ पे पालतू भैंस का प्रथम साक्ष्य मिला था, पालतू भैंस का प्रथम साक्ष्य मिला था पुराने खोजों के अनुसार। और ये क्या है, पुराने खोजों के अनुसार ऐसा बताया गया है। फिर लहुरा देव, क्या आएगा हमारे पास, लहुरा देव, लहुरा देव। तो लहुरा देव क्या है, संत कबीर नगर, लहुरा देव कहाँ है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित। तो लहुरा देव कहाँ पर स्थित है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए, यहाँ से हमें 8000 ईसा पूर्व पहले कृषि व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 8000 ईसा पूर्व कृषि व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, लहुरा देव से। फिर चावल के प्रथम साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए, चावल के प्रथम साक्ष्य में कोल्डी हवा से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। कोल्डी हवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका जो कोल्डी हवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है, इसका जो कार्यकाल है वो लगभग 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना, 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें कि चिराद सारण बिहार, हड्डियों के उपकरण, हड्डियों के उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड्डियों के उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चिराद, चिराद मतलब सारण बिहार से प्राप्त हुए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट नवपाषाण काल में कि कश्मीर में 2 जगहों से हमें कश्मीर के बुर्ज होम और गफ्फर काल या गुफ्फर काल। तो बुर्ज होम और गुफ्फर काल से हमें क्या क्या, बुर्ज होम से मैं आपको बताऊं, बुर्ज होम से हमें, बुर्ज होम का जो अर्थ होता है वो होता है जन्म स्थान। बुर्ज होम का क्या अर्थ होगा यहाँ पर, जन्म स्थान। मैं आपको भी बुर्ज होम के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। तो इसका जो अर्थ होता है वो होगा जन्म स्थान। यहाँ पे क्या था, लोग गड्ढों में निवास करते थे। कहाँ पे, लोग गड्ढे खोदकर उनमें लोग निवास करते थे। शिकार एवं मछली पालन का साक्ष्य यहाँ से हमें देखने को मिला है कि वो लोग जो थे कि गड्ढों में रहते थे, कि शिकार और मछली पालन करते थे। एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, तो मतलब मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, वो भी बुर्ज होम से मिला है। तो मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से ही मिला है। फिर हमारे पास क्या है, गुफ्फर काल। तो गफ्फर काल को, इसका जो गफ्फर काल का अर्थ है, गफ्फर काल का क्या अर्थ है, कुम्हार की गुफा। किसकी गुफा, कुम्हार की गुफा। तो गुफ्फर काल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। बस इसका जो कुछ खास नहीं है कि कुम्हार की गुफा है, इसके जो है बस यहाँ पे हमें क्या है, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इधर हमारे पास बुर्ज होम में क्या था, बुर्ज होम में लोग गड्ढों में रहते थे, मछली पालन करते थे और मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। और गुफ्फर काल मतलब गुफ्फर काल में हमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको इतना टॉपिक क्लियर कराया है। सिर्फ देखिए आप जो है हमारे पास इतना ये इतना टॉपिक आपको मैंने यहाँ पर क्लियर करा दिया है प्रागैतिहासिक काल में। क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, मैं आपको भारत का इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो आप क्या है, मैं आपको अपने ग्रुप में और वहाँ पर मैं अपना टेलीग्राम लिंक भी दे दूँगा। तो आप टेलीग्राम में भी वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आद्य ऐतिहासिक काल, इस तरह से कर हमारी सभी वीडियो वहाँ पर आएगी। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।